हेलो दोस्तों, कंप्यूटर का ये है पार्ट 5। और हमने अब तक पार्ट 4 कंप्लीट किया। कंप्यूटर पार्ट 5 में फिर से हम वही करेंगे, रिवीजन करेंगे और आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। फटाफट रिवीजन करते हैं। हमारा चैनल सीधी शिक्षा 8887। कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, ये हमें दिखा। और घंटों की गणना को कुछ सेकंड में किया जा सकता है। कंप्यूटर कौन से वर्ड से कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली देख सकते हैं अपन। डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा स्टोरेज आउटपुट। कंप्यूटर को दी गई जानकारी क्या है? डाटा इनपुट। डाटा प्रोसेसिंग निर्देश के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे अपन उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? डाटा को प्रोसेस करेगा, स्टोरेज करेगा और आउटपुट इंपॉर्टेंट है। डाटा के प्रकार देख सकते हैं। न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर और एक कैलकुलेटर में क्या अंतर है? स्टोरेज कैपेसिटी, डाटा को स्टोर कर सकता है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये इन फ्यूचर यूज के लिए इसमें क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर कर सकते हैं ये। और एग्जाम में कुछ इनपुट डिवाइसेस पूछेगा। यहाँ पर अगर स्पीकर होता तो ये स्पीकर क्या? आउटपुट डिवाइस। ये भी आउटपुट डिवाइस। ये सिस्टम सीपीयू, कंप्यूटर का हार्ट, मदर ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, हाँ, एग्जैक्ट। और मेमोरी यूनिट इसका मस्तिष्क है। सीपीयू में तीन चीज देखने को मिलता है: एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। हम ऐसे आता है कि सीपीयू क्या है? यहाँ पर कंप्यूटर का हार्ट है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या है? यहाँ पर नर्वस सिस्टम। मेमोरी यूनिट मस्तिष्क है। इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखिएगा। अब एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे कंप्लीट। सॉफ्टवेयर का ही हम लोग हमने लास्ट लेक्चर में सारा कंप्लीट किया है। और सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में क्या बनते हैं? एक सॉफ्टवेयर बनते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर काम करता है कि ये हार्डवेयर को बताता है कि पर्टिकुलर टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो हार्डवेयर एक बोल सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट है, जिसको हो गया, कीबोर्ड हो गया। और सीपीयू में अगर मदरबोर्ड, ये सब क्या है? हार्डवेयर। बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो इनपुट क्या करता है? सब में पूछता है मेन काम क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है कंप्यूटर का। डाटा को इनपुट के तौर पे लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। और जो प्रोसेस कर रहा है स्टोरेज भी कर रहा है। एक तो ये बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर का। ये लास्ट लेक्चर पे सारा किया, बस एक रिवीजन कर रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर हमने पढ़ लिया। और एक और पढ़ा था पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर में क्या होता है कि वी कैन कैरी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हाँ, बैग वैग में भर के, जैसे लैपटॉप। ये क्या है? पोर्टेबल कंप्यूटर में आता है। माइक्रो कंप्यूटर यानी पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो सिंगल पर्सन एक टाइम पे यूज कर रहे थे। बताया था मैंने, बच्चे अगर गेम खेल रहा है, बाकी लोग बैठे हैं तो अपने चांस का वेट करते रहते हैं। एक बच्चा कंप्यूटर आराम से गेम खेल रहा है, फिर बाकी लोग वेट कर रहे हैं। तो एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी मिनी कंप्यूटर है मल्टी यूजर कंप्यूटर। ठीक है, स्पीड लेस, मेमोरी लेस। तो जो मिनी कंप्यूटर है, ये कंपनीज में रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? स्पीड अच्छी है, हाई मेमोरी स्टोरेज है, थोड़ी कॉस्टली भी है। कहाँ यूज होता है ये? रेलवेज में, रिजर्वेशन। सुपर कंप्यूटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफेंस, सब जगह किसका यूज होता है? सुपर कंप्यूटर। हमने पढ़ा था परम 8000। देख लेते हैं। परम 8000 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया की। इसने बनाया? सीडैक ने बनाया। ठीक है, सीडैक क्या? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। यह है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये है सीडैक का फुल फॉर्म। इन्होंने क्या बनाया था? आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ये बनाया था परम 8000। अब जो भी सुपर कंप्यूटर बनता है उसके सामने क्या लगता है? परम शिवाय, परम शक्ति। तो ये सब क्या है? आपके सामने परम लगता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, पहला अगर सुपर कंप्यूटर पे आने से पहले हमने देखा था कि 1956 कलकत्ता में कंप्यूटर स्थापित किया गया था। 1956 बैंगलोर में डाकघर में 16 अगस्त अगस्त 1986 को पहली बार कंप्यूटर का उपयोग किया था। बहुत बड़ा ये इसके टाइम पीरियड, इतने सालों के बाद हमने कंप्यूटर करने को मिला। ये कलकत्ता में ये स्थापित कर दिया गया था।
हमें पूछेगा अब ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड में, यहाँ पर स्पीड मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो स्पीड हम किससे मापते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, एफओपीसी, ठीक है। टॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड से हम इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापते हैं। और एमआईपीएस, ठीक है, एक इससे कंप्यूटर की गति को मापा जाता है, स्पीड को मापा जाता है एमआईपीएस से, सुपर कंप्यूटर की टॉप से। ये दो डिफरेंस याद रखिएगा। और हमने अब तक कंप्यूटर का बेसिक पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कैसे कैसे। अब पढ़ेंगे इसके बाद उसके वर्क के अनुसार, जैसे एनालॉग कंप्यूटर देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर हम पढ़ेंगे। डिजिटल में देखा था ऑन ऑफ सिस्टम, जीरो और वन, ऑन रिप्रेजेंट करता है वन को, जीरो रिप्रेजेंट करता है ऑफ। और हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल दिखा था हमने, एचआरएस कंप्यूटर। और का बेस्ट एग्जांपल है जो हॉस्पिटल में यूज, डिजिटल, यानी इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का फीचर्स अवेलेबल होता है। एक एनालॉग यानी वेव फॉर्म में मेजरमेंट, टेम्परेचर। ये कंप्यूटर के जो हृदय है इसको सीपीयू को माना जाता है। मस्तिष्क क्या है? मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? तंत्रिका केंद्र। कलकत्ता के कलकत्ता में क्या 1956 में स्थापित किया गया था? कहाँ पर? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। उसको हमने यूज किया, यूज कर चुके हैं, पढ़ लिए। सुपर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी कॉस्टली है, बड़ा है, साइज में है, स्पीड अच्छी है। इसका स्पीड किससे मापते हैं? जैसे एक बार रिवीजन, फ्लॉप से मापते हैं। फ्लोटिंग ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग ऑपरेशन पॉइंट पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए एक एनएसएम मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अभी ये तो डिजिटल डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का पार्ट था 2015 से 22, यानी सुपर कंप्यूटर को और अच्छे से डेवलपमेंट के लिए लेके आया गया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सीड है अभी भी अवेलेबल है। फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था सुपर कंप्यूटर परम 8000, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग नेशनल नॉलेज नेटवर्क के थ्रू अभी क्या किया जा रहा है? कोलैबोरेशन किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे। अभी कोलैबोरेशन का मेन इम्पोर्टेंट भी यहाँ पे, जो भी बाहर देशों में हायर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर है, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं? कोलैब कर रहे हैं, और ताकि डाटा शेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे। यही क्या है, एम के एम का ये टारगेट है। तो बाहर देशों से हम कांटेक्ट, मतलब कम्युनिकेशन मिल सके, तो उनसे कुछ सीख सके, क्लाइमेट मॉडलिंग पे काम किया जा सके, कुछ इंपॉर्टेंट है एन के एम, नॉलेज नेटवर्क, नॉलेज नेटवर्क। मैंने बताया था कि जो भी कंप्यूटर बनेगा, सुपर कंप्यूटर, उसके सामने क्या देखने को मिलेगा? आपने को परम देखने को मिलेगा। परम शिवाय, परम शक्ति, परम संगणक, परम ब्रह्मा और परम सिद्धि, ये कुछ इंपॉर्टेंट है परम से रिलेटेड। और जो परम शिवा है कहाँ पर है? ये आईआईटी पुणे से स्थापित किया गया है। परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर, परम ब्रह्मा, परम संगणक को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च में स्थापित किया गया है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। परम सिद्धि को विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के शीर्ष 500 सूची में, तो परम सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर अंडर 500 में कौन आता है? परम सिद्धि, और इसका कौन सा पोजीशन है? 63rd। ये पूछ सकते हैं, नेशनल नॉलेज नेटवर्क अभी जस्ट देखा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जो चीन है सुपर कंप्यूटर के साथ शीर्ष स्थान पर है चीन। इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे कुछ देश हैं जो सुपर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। सीडेक मैंने बताया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इन्होंने किया पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया, हमारा 8000। तब हम लास्ट लेक्चर पे देख चुके हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आर एन डी डिपार्टमेंट है का कॉन्ट्रीब्यूशन है सीडेक के साथ।
और ये जो सीडैक है क्या है, 1988 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी। मैंने बताया जो एनकेएन से ग्लोबली वाइज नॉलेज शेयर किया, शेयर करने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर से कोलैबोरेशन किया गया है। ये वो ही है नेशनल नॉलेज। इनका जो क्या कर सके ताकि आने वाले जो फोरकास्टिंग हो जाए, क्लाइमेट पे काम किया जाए साथ में, और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हाई स्कूल गवर्नेंस। ये है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तक हमने देखा मेन, हमने देखा था पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में, फिर हमने देखा माइक्रो, पोर्टेबल लैपटॉप एग्जांपल था, माइक्रो सिंगल पीसी बच्चा यूज करता है, एक टाइम पे एक ही में कर सकता है। मिनी मल्टी यूजर था, लेकिन जब मल्टी यूजर तो है लेकिन स्पीड कम है और स्टोरेज कैपेसिटी कम है। इसके बाद आया मेन फ्रेम कंप्यूटर देखने को मिलता है जो कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या इसकी मेमोरी अच्छा खासा बढ़िया, स्पीड भी बहुत बढ़िया। मिनी कंप्यूटर एग्जांपल, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक रिकॉर्ड्स, फैक्ट्रीज में रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए यूज किया। इंश्योरेंस कंपनी, याद रखिएगा, फैक्ट्रीज में स्टोर, डाटा स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। छोटा है साइज में, थोड़ा सा कम पैसे खर्चा है, लेकिन इसका स्टोरेज कैपेसिटी नहीं और मेमोरी यूज नहीं, वो एक बात। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर, वही सिंगल यूजर कंप्यूटर। हाँ, एक टाइम पे एक ही पर्सन यूज कर सकता है, पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं इसको, कम खर्चीला है। अब इसकी कैपेसिटी अगर बेस्ड ऑन कैपेसिटी या बेस्ड ऑन वर्क बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो इसमें वो डाटा टेम्परेचर के तौर पे प्रेशर, वेट, डेप्थ, तो एनालॉगस कंप्यूटर का जो डाटा किस फॉर्म में रहता है एग्जाम पूछ सकता है, इस पर फोकस कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर भी ऑन ऑफ, वन यानी ऑन, जीरो यानी ऑफ। एनालॉग सिस्टम के एग्जांपल देखने को, फोन, कैमरा, ये सब क्या है। और डिजिटल पे आप देख सकते हैं डिजिटल सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है, डिजिटल सिस्टम की आप पर वो ई गवर्नेंस, ये सब देख रहे हैं। टैबलेट कंप्यूटर का मैंने बताया था, उस एग्जाम में आ चुका है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कैश है, तो याद रखिएगा मेमोरी है, क्या हृदय हार्ट है। और हर सिस्टम क्या है, कंट्रोल यूनिट, तंत्रिका केंद्र, केंद्र। हमसे कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है, वो क्या करता है, वो इनपुट, प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट साथ में स्टोर करता है। स्टोर करना यानी संग्रहण कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, वो प्रोसेस भी कर रहा है, बट एनालिसिस नहीं कर पाता। मुख्य कार्य, इम्पोर्टेंट बेसिक फंक्शन है। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डाटा को क्या करना, सूचना में परिवर्तित करना। जो भी डाटा दे रहा है, जैसे कि कीबोर्ड से कोई डाटा इनपुट किया, डाटा दिया, उसको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन में यानी सूचना में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस में आउटपुट। आउटपुट में भी हम लोग क्या इंफॉर्मेशन के तौर पे देखने को मिलता है वो डाटा, इंफॉर्मेशन हमको मिला आउटपुट के तौर पे। कंप्यूटर के भौतिक घटकों, हार्डवेयर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है। एमआईपीएस मैंने बताया था कंप्यूटर क्या है, फ्लॉप्स बताया था सुपर कंप्यूटर, गीगाहर्ट्ज में भी नापते हैं गति को। बट ये जो स्टोरेज है, जीबी क्या है, स्टोरेज के पास गवर्न। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर देखने से पहले अबेकस आता लास्ट लेक्चर, 16 सेंचुरी यानी 3000 बीसी चलता है, चाइना के द्वारा देखने को अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम क्या था, बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम।
यूटिलिटी सिस्टम ये था। उसके बाद 1617 में नेपियर बोन, जॉन नेपियर, हम बस रिवीजन कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने सारी डिटेल जॉन नेपियर की, नेपियर बोन। 1622 स्लाइड रूल। 1642 क्या था, ब्लेस पास्कल की पास्कलाइन कैलकुलेटर। और मूलभूत को देखा जाए तो कैलकुलेटर यही है, ब्लेस पास्कल की। हमने देखा था 16 देखा 2020 का 16 सेंचुरी के बारे में देख लिया। 1617 पियरबोन, जॉन नेपियर। 1922 की हमने देखी स्लाइड रूल, विलियम ऑगवर्थ। 1642 ब्लेस पास्कल पास्कल कैलकुलेटर। 1642 का कंप्लीट किया, उसके बाद हम सीधा आएंगे डिफरेंस इंजन। 18 सेंचुरी पर ये तो 18 से 22 35 इंपॉर्टेंट था। इस बीच में हमको देखने को मिलता है डिफरेंस इंजन वन और डिफरेंस इंजन 22 के बाद एनालिटिकल इंजन। जो एनालिटिकल इंजन है 1833 में देखने को, इसमें एक इम्पोर्टेंट पर्सन थी, लेडी आडा अगस्ता। आडा अगस्ता एक ये फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर ये काम किया था एनालिटिकल इंजन। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इन दोनों इम्पोर्टेंट चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज और आइडा इंस्टाल मिलकर फर्स्ट प्रोग्रामिंग वाला एक कंप्यूटर बनाया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। 16th सेंचुरी एबेकस चाइनीज के द्वारा। जॉन नेपियर पढ़ चुके हैं, स्लाइडर, विलियम ऑगट्रेट। कैलकुलेशन, सब कुछ कैलकुलेशन की यूज हो रहा है। अभी तक कैलकुलेटर ही हम बोल रहे हैं, फिर धीरे से हमने बारे में देखा। डिफरेंस इंजन, एक फादर ऑफ कंप्यूटर। एडा लवलेस भी बोला जाता है और अगस्ता एडा, ये दोनों आप नाम याद रखिएगा। फर्स्ट और फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसको माना गया है, लेडी अगस्ता एडा लवलेस। इंपॉर्टेंट पर्सन है। मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। फर्स्ट प्रोग्रामर थी, ये देख चुके हैं। द मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है टैबलेटिंग मशीन। टैबलेटिंग मशीन जो कि हॉलरिथ की थी। यूएस 1890 में यूएस की गणना में, जनगणना में इसका यूज किया था, टैबलेटिंग मशीन का। और इसमें पावर कार्ड, पंच कार्ड यूज किए जाते थे। ठीक है, मशीन को 1892 की अमेरिकी जनगणना के डेटा को संसाधित करने के लिए किया गया। तो ये हरमन हॉलरिथ इसके इन्वेंटर है, बस इतना आपको याद रखना। एक और देखने को मिला था 1930 में, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, किससे, इंटीग्रेशन। एक ऐसा मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर बनाया था जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। बुश एनालॉग सॉल्यूशन बोल सकते हैं। 1931। अब जो हमने देखा 16 सेंचुरी स्टार्ट हुआ, 1617, 1622, 1642 एबेकस, स्लाइड रूल, एबेकस, जॉन नेपियर। सबने देखा, ये एबेकस, ये जॉन नेपियर, ये स्लाइड रूल। 1642 इस पास फिर आप ऐसे एक बार याद सीधा, फिर 18 सेंचुरी के कुछ इंपॉर्टेंट एनालिटिकल डिफरेंस। डिफरेंस इंजन के दो देखे हमने। 1833 में एनालिटिकल इंजन देखा। अब सीधा 1931 से पहले एक आता है, ऑल ये 1890 में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग मशीन। इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग मशीन कब देखें, 1890 के आसपास। 31 में आइएगा, बुश के द्वारा क्या देखने को मिलता है, ये वाला। उसके बाद ऐसे आप रिविजन करेंगे। यह आधुनिक एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर था। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल को वैक्यूम के द्वारा इसी में स्विच किया गया था। वो वैक्यूम ट्यूब के बारे में फिर अभी एंटर करेंगे, आगे पढ़ेंगे। और अगर पूछे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस, डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाएगा तो एटानासॉफ्ट और क्लिफर्ड बेरी की ये थी। 1942 1942 तक पहुंच चुके हैं। और इन्होंने ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये एटानासॉफ्ट
क्लिफर्ड बेरी, इसके इनके असिस्टेंट थे ये। स्टूडेंट बोल रहा है, असिस्टेंट बोल रहा है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया, एग्जाम में पूछते हैं। अब इसमें 45 वैक्यूम ट्यूब उनको ये बॉश 1931 जो बॉश की कंप्यूटर में देखने को मिला था, एनालॉग फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल से वैक्यूम ट्यूब स्विच किया था, यानी वैक्यूम ट्यूब कब देखने को मिला था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या यूज हो गया, ट्यूब का यूज होगा। आप ऐसे रिलेट करेंगे। कैपेसिटर भी यहाँ उपयोग संग्रहण के लिए किया जाता था, स्टोरेज के लिए। अब जो स्वचालित कंप्यूटर सबसे पहला पूछेगा तो हार्वर्ड मार्क वन इम्पोर्टेंट है। इन्हें इसे यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के नाम से जाना। अब ये आईबीएम के सहयोग से बनाया था, किसने, हार्वर्ड मार्क वन। हार्वर्ड आई ए आइकिन आइकिन करके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। मार्क वन टू मार्क फोर ये इन्हीं की है, तो बस इसको आप टिक लगाइएगा। एग्जाम में ऑप्शन में आएगा तो डायरेक्ट इसको टिक लगाइएगा, और कुछ इसको कोई देखने को नहीं मिलेगा। और ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी हमने पहले देखा कि कैलकुलेटर से मैकेनिकल फॉर्म में, एक कुछ फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म में देखा। एटानासॉफ एंड क्लिफर्ड बेरी की इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कंप्यूटर। उसके बाद जो हैवर्ड ए आइकिन ने हमको इंट्रोड्यूस करा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर, ठीक है, जो कि विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र। यानी अभी तक सिर्फ ये ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है कंप्यूटर, अभी तक लोगों के हाथ में नहीं आया है ना। इतने बड़े बड़े एक रूम ऑक्यूपाई कर लेता था ऐसे कंप्यूटर। और एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो आप याद रखिएगा मार्क वन, एवर्ट ए आइकन के द्वारा। अब रिवॉल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर का आया वो हमने देखने मिला एनियाक। अब जो एनियाक फर्स्ट जनरेशन, थोड़ा सा जनरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। थर्ड, फोर्थ, अब सारे लेक्चर में एक दो चीज को रिवीजन कर ही रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन हमको देखने को मिलता है 1940 से 55। अब इसमें जो यूज होता था तो क्या था, वैक्यूम ट्यूब, स्पेशल कंपोनेंट्स है, चीफ कंपोनेंट बोल लो। अब यहाँ पे मेमोरी यूनिट क्या था, पंच कार्ड बोल सकते हैं। मैग्नेटिक ड्रम्स, मेमोरी यूनिट। अब जो लैंग्वेज क्या था, मशीन लैंग्वेज, लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, का बेस्ट एग्जांपल था एनियक, एडवेक। तो हम लोग देखेंगे अभी क्या है, हेडसेट, ये सब क्या है, और यूनिवेक फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल है। चीफ कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम, इसका क्या था, मेमोरी यूनिट। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमको फर्स्ट और सेकंड में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। अब धीरे से वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने। अब 1955 से लेके 65 या 56 से लेके 63, 56 से लेके ट्रांजिस्टर आ चुका था। अब यहाँ पर भी क्या चल रहा है, मैग्नेटिक कोर्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल, पहले तो मशीन लैंग्वेज, फिर धीरे से अपने को असेंबली लैंग्वेज मिला। और यहाँ पे एग्जांपल IBM 700301। थर्ड जनरेशन में जब आया तब यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट देखा, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये 1963 से लेके 71, 64, 63 बोलो, 70 ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको खोज किसने की, जैक किल्बी ने की थी। अब यहाँ पे जो मेमोरी यूज हो रहा था, यहाँ पे रैम हमको देखने को मिल चुका था, थर्ड जनरेशन, रैम और डिस्क। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ चुका था, लिनक्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है थर्ड जनरेशन का, वो है C++, जावा कोडिंग हमको देखने, SQL, ये सब देखने को मिला था। और यहाँ पे कोबॉल और फोर्ट्रान के एग्जाम में, कोबॉल और फोर्ट्रान किस जनरेशन से संबंधित है, याद रखिएगा। ये
संबंधित है आपके, ये लैंग्वेजेस हैं और ये सेकंड जनरेशन से संबंधित है, बट वहां पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था सेकंड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन यानी थर्ड में हमको लिनक्स देखने को मिला, तो फोर्थ में भी लिनक्स का यूज होता है। और यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था। इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस किया था एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई, चीफ कंपोनेंट, यानी 72 से प्रेजेंट तक अभी भी यूज होता है। और फिफ्थ जनरेशन में हम एआई बोल सकते हैं, और यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पे विंडोज फिफ्थ जनरेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं, लिनक्स भी होता है और डॉस। ये लिनक्स और डॉस भी बहुत सारी कंपनी यूज करती है। ये बहुत सारे एप्लीकेशन लिनक्स और डॉस पे बने हैं। ठीक, इसको हम देखेंगे अभी, बस एक क्विक रिवीजन था, बाकी है स्लाइड में अवेलेबल, इसके नाम है कंफ्यूजन। तो जो एनियाक, अब यहाँ पे मैंने बताया एनियाक, एडवेक, यूनिवेक, एडसेल, ये फर्स्ट जनरेशन। अब एनियाक क्या है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से पूछता है एग्जाम में। तो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है, एनिएक। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज किसने की, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का होता है, जॉन एटनसॉफ एंड क्लिफर्ड बेरी, ये इंपॉर्टेंट नाम है। अब जो एनिएक की खोज किसने की, तो जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। आप याद रखिएगा, इन्होंने ही यूनिवैक की खोज की थी, हमने पढ़ चुका है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, यूनिवैक की खोज इन्होंने ही की थी। और जो यूनिवैक क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यह है यूनिवैक। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, जे मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट जूनियर। एक, ये इन्होंने ही एनिएक और यूनिवैक की खोज की थी, इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आगे हम पढ़ चुके हैं। अब जो एनिएक और ये सब एग्जांपल किसके, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन रिवाइज कीजिएगा, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब और मेमोरी यूनिट, यहाँ पे क्या था, जो मेमोरी का जो था वो मैग्नेटिक ड्रम्स था। और यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं किया जाता था, ये मशीन लैंग्वेज, लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर एनिएक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये क्या, जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। हमने देख लिया एनिएक और यूनिवैक। अब ये एनिएक और यूनिवैक इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, बट यूनिवैक में इस प्रोग्राम में चेंजेस किए जा सकते थे, बस यही था। और ये दोनों कौन बनाए थे, जॉन मुचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है, यही है नाम, प्रेस्पर एकर्ट। इन इन्होंने ही, इन दोनों ने इसका खोज किया था। अब इससे डिफरेंट है इलेक्ट्रॉनिक एडवेक, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब जॉन वॉन न्यूमन इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम को स्टोर करने की यह पहली ऐसी मशीन थी जो पूरी तरीके से प्रोग्राम को स्टोर कर सकती थी। किसकी, जॉन वॉन न्यूमैन की। 1951, 1946। ठीक, अब 1946 में हमने देखा एनीवेक, एनीएक, 1946 में। और उसके बाद हमने देखा 1950 में एडवेक, एनीएक, 1946 एनीएक, एडवेक 1950। 1951 में क्या देखा हमने, यूनिवेक, मैं आपको बता चुका हूँ, हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, बस एक रिवीजन। एनिएक, एडवेक 1950, यूनिवेक 1951। ये दोनों के खोजकर्ता सेम है, एडवेक के जॉन वॉन न्यूमैन है। अब ये क्या, स्टोरेज, पूर्ण प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे, ऐसी मशीन से जो पूरी तरीके से प्रोग्राम को स्टोर कर सकती थी, वो थी एडवेक। अब ये सीरीज याद रखिएगा। अब धीरे धीरे क्या है, कंप्यूटर तो हमने देख लिया। अब यूनिवेक की कोर स्पेशलिटी ये थी कि इसमें हमने न्यूमेरिकल के साथ साथ टेक्स्ट फॉर्मेशन, यानी हेलो हाउ आर यू, ये सब टेक्सचुअल, है ना, क्या अल्फाबेटिक्स देखने को मिले थे यूनिवेक में। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है, अब आता है कंप्यूटर की फील्ड में बूम। एक आप पर्सनल कंप्यूटर का यूज आप देख सकते, अब तो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था कंप्यूटर, बड़े बड़े। सबसे पहले एक एप्पल 2 सीरीज में एक कंप्यूटर बनाया। ठीक है, एक बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर बनाया, कब,
1977 में। एक आप याद कर लीजिए, 1946, 1950, 1951, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक। डिफरेंस आपको पता है, ये दोनों के खोजकर्ता सेम है। ये जॉन वॉन न्यूमैन है, ठीक है, पूरी तरीके से प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है। यहाँ न्यूमेरिकल और अल्फा डाटा हमको देखने को मिला। 1977 पहुंचे हम। 1977 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनेक, इन दोनों ने मिलकर एक इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया। एप्पल टू सीरीज बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर बनवाया बनाया। और ये अभी तक तो क्या है, ये कंप्यूटर को बेचे नहीं जाते थे, बट ये बिजनेस पर्पस के लिए, है ना, अभी मार्केट इसका एक अच्छा डेवलप हो गया। तो बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर ऐसा हुआ करता था उस टाइम का। और किसने? स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनेक। याद रखिएगा, इसमें एक और है रॉनी रोनाल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब को फाउंडर है एप्पल टू के उस टाइम पे। ये तीनों इंपॉर्टेंट। रोनाल्ड वेन, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनेक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पर्सन, जिन्होंने एप्पल टू सीरीज का इन्वेस्ट किया था। इन्वेंटर है ये लोग, ठीक। अब स्टीव जॉब ने एक नींव रखी, इन्होंने बोली कि हाँ, क्यों ना हम एक पार्टनरशिप में कंपनी बनाए, ठीक है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन पे। इन्होंने, इनके जो को फाउंडर्स कौन कौन है, यही है। इन्होंने इन्वेस्ट किया। और एप्पल की करंट सीईओ कौन है? टिम कुक। अब तक हमने पढ़ा चार्ल्स बेबेज में कि किसने सबसे पहला मूलभूत कंप्यूटर बनाया था। जो ब्लेज पास्कल है, मूलभूत कंप्यूटर हमने पढ़ा था कब? एबेस एबेकस का एक सीरीज था, 16 सेंचुरी, जो 3000 बीसी बोल लो, ठीक। केस कैलकुलेटर था, अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ये एबेकस। उसके बाद हमने देखा जॉन नेपियर की नेपियर बोर्ड। ये कब देखा? 1617 में, जॉन नेपियर की। 1622 में एक स्लाइड रूल देखा हमने, ठीक। उसके बाद आता है ब्लेज पास्कल, 1642 में ब्लेज पास्कल, पास्कलाइन कैलकुलेटर, इसी को मूलभूत कैलकुलेटर का। फिर 18 सेंचुरी में हमने देखा, 1813 से 1822 के बीच डिफरेंस इंजन के दो सीरीज देखे हमने, एक कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिला। सेकंड से एनालिटिक इंजन आया, लेडी अगस्ता मिली इसमें। और फर्स्ट प्रोग्रामर ही थे फादर चार्ल्स बाबेज, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। आप ऐसे याद रखिएगा। फिर 1946 से स्टार्ट करेंगे अपन, 1946, 1951, 1977। 1946 में क्या इंपॉर्टेंट है? एनिएक, एडवेक और यूनिवेक। यूनिवेक और एनिएक के खोजकर्ता सेम है, कौन? जे मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। और 1950 के खुद जॉन बॉन न्यूमैन। जॉन बॉन न्यूमैन ने एक ऐसा बनाया था, कंप्यूटर मशीन बनाया था जो कि प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है। यूनिवेक की स्पेशलिटी यही थी कि प्रोग्राम में चेंजेस देख सकते थे। और ये इसमें अल्फा और न्यूमेरिक डाटा यूज करते थे। हम रिवीजन बस कर रहे हैं। 1977 में हमने देखा कि स्टीव जॉब्स और जो हॉबनेक, है ना, वॉजिनेक, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजिनेक, इन्होंने मिलकर एक एप्पल टू इन्वेस्टर माइक्रो बिजनेस कंप्यूटर बनाया। फिर एप्पल इनकॉर्पोरेशन के को फाउंडर में रोनाल्ड वेन, और इन तीनों ने पार्टनरशिप। एक छोटा सा रिवीजन ऐसे चलते रहेगा। फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज करते हैं? वैक्यूम ट्यूब। और इसमें मशीन लैंग्वेज, लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था फर्स्ट जनरेशन में, 1946 से 59 बोल लो। बट हमने पढ़ा 1946 से 55 पहला, 56 से 63, 63 से 71, और करंट अभी चल रहा है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब हमने देख लिया, रिवीजन। मैग्नेटिक ड्रम्स का क्या था? मेमोरी, और जो मेमोरी यूनिट हम बोल सकते हैं। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने। यहाँ भी अभी भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक, बट ये असेंबली लैंग्वेज में हम शिफ्ट हो चुके थे। और सेकेंड जनरेशन का कोबॉल और फोर्टान, फॉर्मूला फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कॉमन ओरिएंटेड, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। ये फोर्ट्रान ट्रांसलेशन है। यहाँ पर भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने बनाया? जैक किल्बी ने बनाया, ठीक।
जैक केल्विन। और इंटीग्रेटेड सर्किट में ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है हमें डॉस, लिनक्स देखने को मिलता है, सॉरी लिनक्स ना, लिनक्स हमको देखने को मिलता है थर्ड। और मेमोरी यूनिट यहाँ पे रैम थी, अब ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, रैम आ चुका है, जैक केल्विन ने बनाया इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो IBM 360, IBM 370। लैंग्वेजेस यहाँ पे सी, सी प्लस प्लस, जावा सब देखने को मिला। एक फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस किया माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे ऑल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमको देखने को मिलते हैं, और विंडोज आ चुका था यहाँ पर। तो ये बस डिफरेंस है। फिफ्थ जनरेशन अभी AI का जमाना है, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पे VLSI था फोर्थ जनरेशन में। VLSI बोल लो या LSI बोल लो, ठीक, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये बेसिक रिवीजन हो गया हमारा। तो कुछ एब्रिविएशन हमने पढ़ा था, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर, ACD, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या काम, फुल फॉर्म पूछता है, ACD का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर। नंबर ऑफ कॉलर्स क्या कॉल करते रहते हैं, तो इसका ACD का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव तक क्लाइंट्स के कॉल को धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करना, बस ये इंपॉर्टेंट होती है। एडवांस डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पढ़ चुके हैं, ADCP पूछता है, फुल फॉर्म ऑफ ADCP, एडवांस डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी एक नोड से दूसरे नोड तक क्या कर डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अब डाटा ट्रांसफर यानी डाटा बहुत सिक्योर फॉर्म में ट्रांसफर किया, कुछ सेट ऑफ रूल्स, और या फिर बोल लो आप उसके कुछ किसी निर्देश होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। डाटा का एक्सचेंज हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन हो रहा है डाटा का। ADCP का फुल फॉर्म पूछेगा तो एडवांस डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एग्जाम में आया था ATDM का फुल फॉर्म, एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं, यहाँ से जो डाटा है इस फ्रेम में फिलअप होगा। अब ए इस जगह ए ने इस पैकेट से फिल किया, सी ने यहाँ पे कुछ ए ने ऑक्यूपाई किया, तो ऐसे एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसका फुल फॉर्म है। बैंडविड्थ, BAP हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, बैंडविड्थ एलोकेशन प्रोटोकॉल। एक रिमोट एक्सेस सर्वर से ये दो कनेक्टेड है, बट ये कनेक्टेड नहीं, यानी ये डाटा ट्रांसफर नहीं ले पा रहा है। जब रिमोट एक्सेस सर्वर से ये लिंक हो जाएगा तो ये क्या करेगा, कनेक्शन लेगा, जो भी डाटा क्या करेगा, शेयर करेगा एक्सेस सर्वर से। बट कभी कभी क्या होता है, ये दो को ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत नहीं होती, सी को ज्यादा होती है, क्योंकि ये ज्यादा डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहा है फाइल। तो क्या करता है, बैंडविड्थ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, कि जब जिस किसी भी, जैसे ए क्लाइंट है, बी क्लाइंट है, सी क्लाइंट, ऐसा आप याद रखिए, सी क्लाइंट को कभी ज्यादा डाटा या फिर फास्ट इंटरनेट चाहिए, तो बैंडविड्थ एक ऐसा ऑप्शन है, वो क्या करता है, स्पीड को पूरा इधर शिफ्ट करता है, जब ये कम यूज कर रहे हैं इस तरफ। और जब इसका काम पूरा हो जाता है, यानी किसी ये कुछ इंटरनेट में अपलोड कर रहा है या डाउनलोड कर रहा है, जैसे ही इसका काम पूरा हो जाता है, क्या करता है, बैंडविड्थ क्या काम करता है, धीरे से डाटा को, जो बैंडविड्थ है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। तो ये बैंडविड्थ एलोकेशन, एलोकेशन यानी एलोकेट कर रहा है, बैंडविड्थ यहाँ पर क्या कर रहा है, एलोकेट कर रहा है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। प्रोटोकॉल यहाँ पर क्या है, प्रोटोकॉल से मतलब क्या है, जिस किसी भी क्लाइंट को चाहिए, ज्यादा डाटा चाहिए, ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए, तो वहां शिफ्ट हुआ, जब जरूरत नहीं है तो वहां से डिस्कनेक्ट हुआ, अब अपना वापस न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया। सपोज थोड़ी देर बाद ए को ज्यादा बैंडविड्थ जरूरत पड़ी तो ए तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये बैंडविड्थ एलोकेशन ऐसे काम करता है। देखिए, लो बैंडविड्थ हाई बैंडविड्थ का एक मस्त एग्जांपल। और इसे, इसके बाद हमको एक इम्पोर्टेंट है बेसिक। अब ये जो बेसिक है, ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम सिंपल इंस्ट्रक्शन है, ये अभी भी यूज होता है, इसको क्यू बेसिक से रिप्लेस किया गया। क्यू बेसिक बोल लो या माइक्रोसॉफ्ट बेसिक से रिप्लेस। इसमें देखिए क्या लिखा है, इनपुट व्हाट इज योर नेम, प्रिंट हेलो। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे निर्देश है कि ये बिगिनर्स को इजीली समझ में आ जाता है। हाई लेवल कोडिंग नहीं है ना, बेसिक कोडिंग है। इनपुट दे रहे हैं, डू यू वांट मोर स्टार्स, ठीक। अगर इफ एल्स कंडीशन जो कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं, अगर आज संडे है तो
ब्रेकफास्ट में प्रिंट, ब्रेकफास्ट में आज क्या बनेगा, सैंडविच बनेगा। ठीक, तो अगर आज संडे, अगर आज एल्स संडे नहीं है तो आज पोहा बनेगा। एक एग्जांपल जस्ट, ठीक है। तो इफ यहाँ पे क्या होगा, अगर आज संडे है तो आज सैंडविच बनेगा, एल्स पोहा बनेगा नाश्ते में। तो ऐसा एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं। एक इनपुट आउटपुट प्रिंट में एक, वो भी हम इनपुट देंगे, वो क्या करेगा, प्रिंट करके हमको दिखाएगा। तो ये बेसिक लैंग्वेज है सबसे बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एग्जाम में पूछता है डीएमए का डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस फुल फॉर्म, डीएमए कंट्रोलर पूछता है, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म पूछता है डॉस। हम जो जनरेशन पे देखे थे, तो जो डॉस का कौन से जनरेशन में आया था, फर्स्ट जनरेशन में तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, है ना। सेकंड जनरेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। थर्ड जनरेशन में हमको देखने को मिला लिनक्स, और यहाँ पे डॉस फोर्थ जनरेशन के साथ साथ लिनक्स। फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन जब तक हम पहुंच गए, यहाँ पे आप विंडोज यूज करते हैं, साथ में इन दोनों का भी यूज होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन पहले बन चुके हैं, डॉस और लिनक्स पे अभी भी काम करते हैं ना। तो अब उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, वो ऑलरेडी बन चुके हैं प्रोग्रामिंग डॉस, तो ये साथ में अभी भी फिफ्थ जनरेशन में चल रहा है। एक रिविजन हो गया थोड़ा सा। कोबॉल, अब ये देखिएगा कोबॉल किससे रिलेटेड है, आप बस वापस एक बार देखिए। वैक्यूम ट्यूब, मेमोरी चीफ यूनिट यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक ड्रम्स थे, और चीफ कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था कंप्यूटर बनाने के लिए। 1946 से 55, 56 से 63, 63 से 71, 71 से जो प्रेजेंट चल रहा है अभी तक सब यूज हो रहा है। ये सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, एक बार वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने, इंटीग्रेटेड सर्किट ने, और जो एलएसआई और वीएलएसआई, वीएलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, अब एआई यूज कर रहे हैं, ठीक। मैग्नेटिक ड्रम्स, यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम्स इंटीग्रेटेड सर्किट में हमें थर्ड जनरेशन में रैम देखने को मिला। यहाँ पे लिनक्स, ठीक, यहाँ पे डॉस और लिनक्स। फोर्थ जनरेशन में विंडोज, लिनक्स, डॉस, लिनक्स। अब ऐसे एक बार रिविजन करेंगे तो जो सेकेंड जनरेशन है, ठीक है, यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे कोडिंग आ चुका था, सी प्लस प्लस, जावा, एसक्यूएल, एसक्यूएल ओरेकल, ये तो बाद की हमको देखने को मिले जो लैंग्वेजेस थे। अब जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पर क्या है, कोबॉल। तो कोबॉल किससे संबंधित है, सेकेंड जनरेशन से। कोबॉल के साथ साथ फोर्ट्रान, फोर्ट्रान सेकेंड जनरेशन। कोबॉल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। फॉर्मूला, फोर्ट्रान स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एग्जाम में आया था ये। कोबॉल का यूज कहाँ होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो क्या पेरोल पे अपना कोबॉल का एक ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, होटल बुकिंग सब जगह। अगर आप कभी भी होटल और ऑन रोड साइड होटल का नाम पढ़ते हो तो याद रखिएगा, सीधा कोबॉल आपके दिमाग में आना चाहिए। और एक कोबॉल किससे, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया जाता है, कौन सा लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज यूज किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज के एग्जाम्पल क्या है, कोबॉल और फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आप ऐसे लेट के जा, कोई बोल रहा है यार मेरे दोस्त, आप अगर आप जॉब नहीं करते, आपके दोस्त कोई जॉब करते हैं दूसरे कंपनी, उसका सैलरी कब आता है, 1 तारीख को। जो पेरोल प्रोग्राम्स में किसका यूज किया जाता है, कोबॉल का, तो आप ऐसे रिलेट कीजिएगा। अब होटल बुकिंग्स, एयरलाइन टिकट्स, हर जगह कोबॉल सिस्टम सपोर्ट करती है। बस ऐसा एक रिलेशन याद रखिएगा। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ये एपीआई का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कस्टमर ऑर्डर किया, वो किसको ऑर्डर किया, वेटर को। वेटर ऑर्डर लेके कहाँ गया, शेफ के पास। वापस शेफ से, जो शेफ, सपोज इन्होंने चाय ऑर्डर किया, वेटर बोला कि शेफ को बोला चाय चाहिए, शेफ गया
वेटर वेटर गया शेफ के पास, चाय मांगा। जब चाय बन गया तो चाय लेके वेटर वापस कहाँ जा रहा है, कस्टमर के पास। तो अब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एक यही काम कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे यूजर बैठा है, सपोज आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, एपीआई क्या करता है, सर्वर सिस्टम बैकअप के पास जाएगा, वहां से डाटा उठाएगा और आपके पास रेस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। बस यही फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। आप ये इमेज से याद रखिएगा, एपीआई का, शेफ वेटर वाला, आपको याद आ जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एग्जाम में पूछा था सीसी का फुल फॉर्म, कार्बन कॉपी। हम लोग कभी मैसेज भेजते हैं, फोन वाला मैसेज नहीं है, ईमेल करते हैं। ईमेल करते समय यहाँ पे जो भेज रहा है टू, जो भेज रहा है वो सेंडर, टू जिसको भी भेज रहा है वो टू में आता है, ठीक है। सीसी में रखना है, जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पे जिसको भेज रहे हो, एक, जैसे आपने अपने इसको बोल लो फ्रेंड, आप स्कूल में पकड़ा के कुछ करते करते, ठीक, सॉरी अपॉलजी लेटर लिख रहे हो अपने प्रिंसिपल को, एक प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल को टू में डालोगे, सेंडर आप हो, ठीक है। आपने कॉलेज में कुछ स्कूल या कॉलेज में हरकत करते हुए पकड़ाया, तो आपके टीचर ने बोला कि भाई तू एक ईमेल लिख अपने सर को, प्रिंसिपल को। तो टू में प्रिंसिपल को रखा आपने, सेंडर आप हो। सीसी में बोला कि मुझे रख, मुझे पता चलना चाहिए कि आप क्या ईमेल कर रहे हो, क्या अपॉलजी मांग रहे हो, किस चीज के लिए, इस बेहुदा हरकत के लिए। यहाँ पे टीचर में अपने टीचर को रखा आपने सीसी में, एक टीचर को रखा सीसी में। तो ये जो सीसी के यहाँ पर कार्बन कॉपी, यानी इस ईमेल का कॉपी आपके पास भी आ चुका है, क्या, सीसी में। अब यहाँ पे जो सीसी के बाद आता है बीसीसी, ठीक है। जो बीसीसी का कॉपी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब यहाँ पे जो सीसी वाले को पता नहीं चलता है, ठीक है, कभी आपके साथ मिसबिहेव ना हो करके आपने क्या किया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अपने दोस्त को इंटरेक्ट, दोस्त या फिर कोई अपना दूसरा ईमेल आईडी यूज कर दिया। यानी इनको नहीं पता है कि बीसीसी में आपने किसको रखा है, ठीक है, जो पढ़ रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखिएगा, टू में आपने प्रिंसिपल को रखा, सीसी में टीचर को रखा, एंड डब्ल्यू में अपने दोस्त को रख दिया कुछ भी, या ऐसे आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा फुल फॉर्म, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। डिफरेंस यही है, सीसी में हर कोई रिप्लाई भी कर सकता है मैसेज को, ईमेल का पढ़ भी सकता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में कौन है, सीसी वालों को नहीं पता रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ बीसीसी में, सपोज बीसीसी में कार्बन कॉपी में आपने को रखा, बीसीसी में यहाँ पे समझो तीन बंदे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक दूसरे को नहीं पता है कि यहाँ बीसीसी में इनका ईमेल डाला गया है। और एग्जाम में पूछता है ट्रेडिक, ट्रेडिक जो है ट्रांजिस्टर डिजिटल कंप्यूटर, या फिर ट्रांसिस्टराइज्ड एयरबोर्न डिजिटल कंप्यूटर। तो एग्जाम में पूछा था द फर्स्ट ट्रांसिस्टराइज्ड कंप्यूटर क्या था, वो था ट्रेडिक। देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर होते हैं। तो फर्स्ट ट्रांसिस्टराइज्ड ट्रांसिस्टराइज्ड कंप्यूटर पूछेगा तो ट्रेडिक। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो था वो पीडीपी 8 था। बाइनरी डिजिट कंप्यूटर पूछेगा तो किसने बनाया, कोनार्ड जूस। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ डाटा क्या है, बिट है। ई वर्ल्ड से हम लोग संबंधित रखते हैं, ई वर्ल्ड के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ई बुक, ई पेपर, ई लाइब्रेरी, ई टेलवेयर, ई मेल और ई गवर्नेंस। तो ये ई वर्ल्ड क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। अब हम लोग सब इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की
अब क्या करते हैं, अब कोई कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बुक कैरी नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ वेंडर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उस बुक को पब्लिश करते हैं। तो जिनको भी पढ़ना होता है इनके वेंडर से एक्सेस लेते हैं, खरीदते हैं, परचेस करते हैं और अपने टैबलेट या फोन बुक या किसी में भी पढ़ते हैं कंटेंट को। अब ई पेपर है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेपर, ई लाइब्रेरी क्या मतलब है, ऐसा लाइब्रेरी जहाँ पे बुक, अब बड़े बड़े लाइब्रेरी में क्या बुक स्टोरेज रखते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी रह चुका है, यानी कोई भी आप बुक किसी भी ई लाइब्रेरी के डिवाइस जो भी आप वहां वहां से ई लाइब्रेरी से वो बुक को पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज को, है ना। तो आपको पर्टिकुलर एक बुक कैरी करने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल फोन या फिर ई लाइब्रेरी को एक्सेस करके उसको पढ़ सकते हैं। तो जो ई टेलवेयर के यहाँ पर आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ई टेलवेयर का। या घर बैठे बैठे आप क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आपने वेबसाइट पे विजिट किया, शॉपिंग किया, परचेस किया, पेमेंट किया, घर आपके घर प्रोडक्ट पहुंच गया, घर बैठे। यही है ई टेलवेयर। ईमेल हमने देखा अभी। ई गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये निष्पक्ष गवर्नमेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी काम करती है, जैसे केरला में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, ई गवर्नेंस एक ठो देखने को मिलता है ई गवर्नेंस में। तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक बुक्स देख लेते हैं, ई बुक ऐसे ही रहता है, ठीक है, यहीं पे सारे बुक अवेलेबल है, आप बस एक्सेस करो वेंडर से, उसको ऐसे एक्सेस करो और डायरेक्ट पढ़ो, ऐसा टाइप का सीन। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू ए बुक, डेटाबेस में सारा स्टोर है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेपर, ऐसा पेपर देख सकते हैं, है ना। और ई लाइब्रेरी, ये है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी होता तो बहुत बड़ा स्पेस चाहिए बुक स्टोर करने के लिए, इसको संभालने के लिए। अब ये एक डाटाबेस पे आने पे पूरा डाटा स्टोर कर दिया गया है और यहाँ पे एक ई लाइब्रेरी बना दिया गया है। यहीं से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कहीं बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। ई लाइब्रेरी से सारा चीज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स, ई लाइब्रेरी। इको फ्रेंडली, इसके बेनिफिट क्या है, इको फ्रेंडली, डाइवर्स लर्निंग मटेरियल्स, रियल टाइम अपडेट, अगर कोई बुक में अपडेट आया, किसी में अपडेट आया तो तुरंत आपको हर अपडेट देखने को मिलेगा। किसी बुक को अपडेट करना, एडिशन यानी प्रिंट करना, उसमें प्रिंट करवाना, फिर मार्केट में शेयर करना, हर लोकल लेवल पे, मीडियम लेवल पे, सब जगह बुक को भेजना, ये थोड़ा कठिन। अब ये इजी हो चुका है, ई लाइब्रेरी से आप डायरेक्ट निकालो, पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू पढ़ो। अब ये जो ई गवर्नेंस का मैंने आपको बताया था, केरल सबसे बेस्ट एग्जांपल है ई गवर्नेंस में, हम लोग को केरला स्टेट एजुकेशन का फास्ट रिलायबल, जो फ्रेंड्स एक है, फास्ट रिलायबल instant efficient network for the disbursement of services is a part of the Kerala education। ये ई गवर्नेंस का एक बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स करके, ठीक है। अभी ये फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, पेमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेवेन्यू, टैक्सेस, इसके द्वारा किया जा सकता है, पेमेंट्स हैंडल करने के लिए कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे बैठे सारा पेमेंट करो, सब जो यहाँ एक इससे ई गवर्नेंस से आप डायरेक्ट हैंडल कर सकते हो। फ्रेंड्स के यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फोकस करिएगा सर्विसेज। वो सर्विसेज क्या क्या है, आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं, लाइसेंस फी, मोटर व्हीकल टैक्सेस, यूनिवर्सिटी फी, इस फ्रेंड्स से आप कर सकते हैं, ठीक है। ई गवर्नेंस का एक वो एप्लीकेशन है। एग्जांपल ऑफ ई टेलवेयर मैंने बताया अमेजोन और फ्लिपकार्ट, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है। आप बैठे, आपने देखा और विजिट किया, कॉल किया, यही प्रोसेस समझिए ई टेलवेयर का, ठीक है। विजिट करता है उसकी वेबसाइट पे, अमेजोन साइट पे गए, तो आपने प्रोडक्ट चॉइस किया, रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, घर आपके ऊपर, सामान आपके घर में। बस ये ई टेलवेयर का एक एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा, ये वर्ड से। और जो हम असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज किससे रिलेटेड है, सेकेंड जनरेशन से, हाँ, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज देखने को मिला हमें, सेकेंड असेंबली लैंग्वेज से कोबॉल और फोर्ट्रॉन। आप तुरंत रिकॉल कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट है, बाद में करने का आपका करोगे तो ये चीजें भूलने का डर रहेगा। और जो बाइनरी डिजिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, यहाँ पर क्या है, बिट, जो कंप्यूटर है, इसका कहने का मतलब यही है कि जो
डाटा को स्टोर किस फॉर्म में करेगा, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट। बायोस, तो एग्जाम में ये पूछता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म पूछा था एक बार एग्जाम में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है, जब भी बायोस की हेल्प से हमको, जब कंप्यूटर आप पावर ऑन करते हो, सिस्टम को ऑन करेगा किसके थ्रू, बायोस। एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा जब भी आप पावर ऑन करोगे, या बायोस के थ्रू, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर निर्देशित करेगा हार्डवेयर को किसी टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, और हार्डवेयर में फिजिकल कंपोनेंट्स, ये डिवाइसेस, हार्डवेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रैम, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब क्या है, हार्डवेयर है, फिजिकल कंपोनेंट, जो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैंने बता चुका है, प्रोग्राम्स। एक अलग अलग इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। एक इंस्ट्रक्शन वन, इंस्ट्रक्शन टू, इंस्ट्रक्शन थ्री, इंस्ट्रक्शन फोर, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग कोई भी सॉफ्टवेयर काम करता है। और एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताता है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है, ठीक है। इन दोनों का इंटरेक्शन ऐसे ही होता है। सॉफ्टवेयर में सबसे विंडोज, मैकोस, मैक ओएस, लिनक्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल की है, हमने देखा था इन्वेस्टर कौन कौन थे, सेकंड मैक्रो बिजनेस कंप्यूटर, एप्पल टू देखा था, फिर एप्पल इनकॉर्पोरेशन देखा था, स्टीव जॉब्स, वेजियोनिक, वेजियोनिक, एक, और जो रोनाल्ड बेन, इन्हें इम्पोर्टेंट थे, वो फाउंडर भी हैं एप्पल इनकॉर्पोरेशन के, और करंट कुक हैं जो सीईओ हैं एप्पल के। अब ये कुछ, ये जो इंटरेक्शन इसका क्या है, हार्डवेयर अपन, हार्डवेयर को क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन, कोई भी टास्क करने के लिए, ठीक है। अपडेट की बात करें, जब हार्डवेयर में कुछ अपडेट आएगा तो फिजिकली अपडेट, कंपोनेंट अपडेट होगा, जैसे रैम में बढ़ा दिया आपने एक। बट सॉफ्टवेयर क्या है, विंडोज अपडेट होता है, विंडोज 7 पॉइंट, विंडोज 8, आपने सुना विंडोज 10, अभी विंडोज 10 भी हम लोग यूज करते हैं, पहले 7, 8, 10 ऐसा सीरीज, तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों का, इंटरेक्शन। आगे हम देखेंगे हार्डवेयर का कुछ एग्जांपल, कंप्यूटर रैम बढ़ाओगे तो इसका स्पीड बढ़ेगा, आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रीज बढ़ाओगे तो इसका भी, सॉफ्टवेयर चेंज करोगे तो उसका स्पीड हमको देखने को मिलेगा। अब ये कंप्लीट हुआ इसका बेसिक, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे। मैं इसको बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे देखेंगे इसका।